हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास फ्रॉम school.com। आज हम लोग फिर से क्लास 12 के पहले चैप्टर की बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने वहां पे स्पष्ट किया था। हम लोगों ने वहां पे देखा था कि कैसे बहुत सारे आवेश मिल करके बलों का निर्माण करते हैं और एक ही दिशा में अध्यारोपित होने के कारण वो क्या करते थे, आपस में जुड़ करके एक नए बल का निर्माण करते थे, जिसे हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने देखा, जिसे हम लोगों ने बोला कि अध्यारोपण का सिद्धांत। आज हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत बल का सदिश रूप। ठीक है ना। वैद्युत बल की अगर हम सदिश रूप की बात करें तो हम लोग जनरली जानते हैं कि जो बल होता है यह एक सदिश राशि है। ठीक है। अगर ये सदिश राशि है तो इसके लिए एक निश्चित दिशा भी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो सदिश राशियां होती हैं उनके लिए क्या होना जरूरी है, उनके लिए एक निश्चित दिशा। ठीक है। अदिश के भी पास दिशा होता है, लेकिन उसके उसके पास एक निश्चित दिशा ना होने के कारण उसे हम लोग अदिश की कैटेगरी में डाल देते हैं। अगर सदिश की बात करें, जो सदिश होता है ये निश्चित दिशा होने के साथ इसको हम लोग क्या करते हैं, सदिश की कैटेगरी में डालते हैं। और जो सदिश को हम लोग निरूपित करते हैं, जैसे हम कैसे पहचाने कौन सदिश राशि है, तो पहचानने का सबसे सिंपल सा फंडा है कि जितनी भी सदिश राशियां होती हैं उनके ऊपर हम लोग वेक्टर यानी अर्थात तीर का निशान अर्थात एक एरो के निशान का हम लोग यूज करते हैं। अर्थात जिस भौतिक राशियों के पास एरो का निशान बना हुआ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। और आज हम लोग क्या देखेंगे, ये जो कूलाम का नियम है इसमें कैसे अपना सदिश इन्वॉल्व होता है और कैसे ये इन्वॉल्व हो करके इन सारी चीजों को क्लियर करता है कि सदिश के नियम का पालन करता है कि नहीं। तो आज हम लोग कूलाम के नियम का सदिश रूप से सत्यापन देखेंगे। तो उसके पहले हम लोगों को मैथ की कुछ छोटी सी चीजें पढ़नी है। जैसे कि हम लोगों ने क्लास 11th में सदिश पढ़ा था और उस सदिश में हम लोगों ने देखा क्या था कि जो सदिश राशियां होती हैं वो क्या होती हैं। जब सदिश राशियां जो होती हैं एक ही दिशा में, जब बहुत सारे सदिश राशियां होती हैं एक ही दिशा में, हम लोग करते क्या है, जब सदिश राशि एक ही दिशा में होती है तो उनको हम लोग आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक है ना। अगर वही उसी की विपरीत ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इनका योग ना करके इनको हम लोग क्या करते हैं, इनको हम घटा देते हैं। अर्थात ये आपस में घटते नहीं है, कभी भी जो वेक्टर होते हैं घटते नहीं है, लेकिन ये विपरीत दिशा में होने के कारण ये अपने साथ माइनस साइन को लेकर के आते हैं। जब ये अपने साथ माइनस साइन को लेकर के आते हैं तो वहां पे हम लोग देखते क्या है, ऑटोमेटिक क्या होते हैं, ये घट जाते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं कि जब ये एक दिशा में होते हैं तो इनका योग होता है, और जब ये विपरीत दिशा में होते हैं तो इनका क्या होता है, एक दूसरे के क्या होते हैं, घटते हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे, पहले थोड़े से मैथ के बारे में बात कर लें। तो हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था स्थिति सदिश। ठीक है ना। तो अगर स्थिति सदिश में हम लोगों ने वहां पे एक ट्रायंगल की तरह कुछ देखा था, तो वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था, त्रिभुज। त्रिभुज की कितनी स्थिति होती है, तीन तीन भुजाएं होती हैं। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को आपस में योग करते कि तीन भुजा तीन दिशा हो। ठीक है ना। उनकी दिशाओं को भी निर्भर करेगी। अगर वहां पे तब दिशाओं को निर्भर करेगी जब उन तीनों भुजाओं में अपना हम लोग एरो दिखाएंगे अर्थात तीर का निशान दिखाएंगे। तो उन तीनों भुजाओं का जो योग होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो। हम लोग यहाँ पे मैथ नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, कि जो तीनों भुजाओं को जोड़ करके त्रिभुज में 180 अंश के बराबर हो जाए। यहाँ पे हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं अर्थात सदिश पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल इमेजिन कर सकते हैं। मान लेते हैं अपना पास कोई पॉइंट O है। ठीक है ना। यहां से अपना एक स्थिति सदिश क्या है, अपना A है, और यहां से एक स्थिति सदिश क्या है अपने पास, B है। ठीक है ना। तो जरा ध्यान से देखें, यहाँ पे कैसा, अगर हम लोग बात करें तो जैसे सिक्का होता है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू होता है हेड और दूसरा पहलू होता है टेल। तो वैसे भी हम लोग अगर वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में भी दो पहलू होते हैं। अगर हम लोग इस एरो वाले को मान ले हेड और इस जो आपका नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग मान ले टेल, तो यहाँ पे अगर देखें ये हेड है और ये कौन सा है, ये अपना टेल है। तो सपोज दैट हम लोग एक तरीके से मान लें जब ए बी की तरफ जा रहा होगा,
हम ये भी कह सकते हैं बी ए की तरफ जाता है। अगर एक हम लोगों ने पढ़ लिया तो दूसरा ऑटोमेटिक डायरेक्टली हम लोग समझ सकते हैं, डायरेक्टली वो आ जाएगा हम लोगों के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या मानते हैं कि जब ए किसकी तरफ जा रहा होगा, जब ए बी की तरफ जा रहा होगा, तो ये देखो हम लोग क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे एरो का निशान बना दिया। किसका निशान बना दिया? एरो का निशान। तो हम लोग देखते क्या है कि यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि अगर ये जो वेक्टर होते हैं एक ही दिशा में होते हैं तो ये जुड़ते हैं। एक बात का हमेशा याद रखना, अगर वेक्टर थोड़ा सा आड़ा तिरछा होता है तो उसको हम लोग शिफ्ट करके थोड़ा सा मतलब उसको शिफ्ट करके सीधा कर सकते हैं। बस एक बात का याद रखना, वो विपरीत नहीं होने चाहिए। विपरीत का मतलब पूरी तरह से उल्टा, ठीक है ना। अगर कुछ इस तरह से है, समझ लेना एक ही दिशा में योग होगा, ऐसे है तब भी होगा, लेकिन अगर कुछ इस तरह से है तो उनका योग नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहने का मतलब, और एक बात याद रखना, जहां पे हेड हेड या टेल टेल आपस में एक जगह क्या होते हैं, मिलते हैं, वहां पे ये एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। वालों को अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी टेल टेल है, यहाँ पे हेड हेड है, ठीक है ना। तो इस वाले पार्ट में ये देखो एक क्या है, विपरीत है, ठीक है ना। ये देखो ओ ए की तरफ गया, ए बी की तरफ गया, लेकिन यहाँ पे देखो इस तरह से जाने के बाद ये जो बी है ओ की तरफ नहीं जा रहा है, ओ बी की तरफ आ रहा है। तो कहने का मतलब है जब ओ इसकी तरफ गया तो ये देखो हेड है, ये क्या है, टेल। तो यहाँ पे साइन कौन सा रहेगा, प्लस। ए बी देखो यहाँ पे हेड है और यहाँ पे टेल है, तो यहाँ पे साइन कैसा होगा, प्लस। लेकिन अगर हम लोग ओबी की बात करें तो वाले को ये जो है अपना कभी भी प्लस नहीं होगा। ध्यान से देखें तो टेल टेल, यहाँ पे क्या है, हेड हेड, तो ये देखो अपना क्या हो गया, ये माइनस है। तो अब ये ना हमें करना क्या है, इन्हीं तीनों भुजाओं का हमें योग करना है, और इन तीनों भुजाओं का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, वो शून्य के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग त्रिभुज नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग स्थिति सदिश पढ़ रहे हैं, वो भी किसके आधार पर, वेक्टर के आधार पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग अगर इन तीनों भुजाओं का योग करें, और याद रखना अगर इन तीनों का भुजाओं योग होगा तो दिशा के साथ योग होगा, ठीक है ना। और जब दिशा के बारे में बात करेंगे तो वहां पे हम लोग वेक्टर लगाना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, जब ओ ए की तरफ जाने का प्रयास करेगा तो कुछ यानी ओ ए वेक्टर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर। अगला क्या है, अब देखो ये प्लस में है तो प्लस में है, ठीक है ना। अगला क्या है, ए बी वेक्टर, तो ए किसकी तरफ जा रहा है, बी, साइन कौन सा लेना है, प्लस। ये क्या हो गया अपना ए बी वेक्टर, ठीक है ना। अब अगले नंबर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ओ बी वेक्टर है, अर्थात ए बी, बी ए की तरफ नहीं, ओ बी की तरफ जा रहा है। तो कहने का मतलब है हम लोग ये कह सकते हैं बी किसकी तरफ जा रहा है, ओ की तरफ जा रहा है, ये उल्टा है। तो उल्टे के लिए हम लोग जानते हैं साइन कौन सा आएगा, उल्टा जो होता है, ये बीज सदिश क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, साइन माइनस में लेते हैं। तो ये योग तो होगा, लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये विपरीत है, जब इसके साथ हम लोग किसको ऐड कर सकते हैं, माइनस को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ओ बी वेक्टर। अब किसके बराबर हो जाएंगे, ये शून्य के बराबर होंगे। तो अब हम लोग अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसको थोड़ा चला ब्रेकआउट को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ओ बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो अब हम लोग अगर बात करें, चलो पक्षांतर करते हैं, क्योंकि पक्षांतर इसलिए जरूरी है क्योंकि स्थिति सदिश है कौन सा, ये स्थिति सदिश अपना एवी है, ठीक है ना, एवी वेक्टर है। तो एवी वेक्टर को छोड़ेंगे क्योंकि हमें एवी वेक्टर ही फाइंड आउट करना है, अर्थात एवी वेक्टर को ही निकालना है, क्योंकि एवी वेक्टर इस त्रिभुज का क्या है, स्थिति सदिश है, और हमें यही चाहिए। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको छोड़ करके बाकी सब चीजों को क्या कर देंगे, पक्षांतर करेंगे। तो अगर इसको हम लोग ओबी को उधर लेके जाएंगे तो माइनस है प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। आइए प्लस है तो क्या हो जाएगा, उधर जाने के पश्चात माइनस हो जाएगा। तो ए बी के यहाँ हम लोग क्या करते हैं, रोक देते हैं, ये उधर गया माइनस था प्लस हो गया, ये हो गया क्या, ओ बी वेक्टर, ठीक है ना। अब अगले नंबर की बात करें तो ये अपना ओ ए वेक्टर है, इसको उधर ले जाकर के शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का कैसा हो जाएगा, माइनस। ये हो गया अपना ओ ए वेक्टर। ये देखो हम लोगों को क्या मिल गया,
स्थिति सदिश, तो बताओ हम लोग एबी वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं, ओ ए वेक्टर माइनस कितना, ओबी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। इस तरह से हम लोग किसी का भी स्थिति सदिश क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। अगर वालों को ये समझ में आ गया आप लोगों को, तो समझ लेना कि जो कूलाम के नियम का हम लोग जो सदिश रूप से सत्यापन करने वाले हैं या करने जा रहे हैं, वो हम लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज हम लोग और एक चीज पढ़ते हैं, एकांक सदिश के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग एकांक सदिश भी पढ़ते हैं। तो अगर जैसे हमें क्या हो कि अगर इस एबी वेक्टर का एकांक सदिश कभी निकालना हो, यूनिट वेक्टर जिससे हम लोग बोलते हैं, तो एकांक सदिश का जो फार्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है। अगर मान लेते हैं कोई वेक्टर हमारे पास क्या है, वेक्टर है अपना, ठीक है ना, हमें क्या करना है, उसका सदिश निकाल, एकांक सदिश निकालना है। तो हमेशा जब भी किसी को एकांक सदिश बोलते हैं तो उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं, कैप लगा देते हैं। अच्छा, ये एक कैप को हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये एक कैप एकांक सदिश है, अर्थात कैप किसके बारे में बताता है, यूनिट वेक्टर अर्थात एकांक सदिश। हमेशा याद रखना जो एकांक सदिश होता है ए वेक्टर, हम लोग करते क्या है, इस एकांक का वेक्टर वाला फॉर्म, तो वेक्टर वाला फॉर्म क्या हो जाएगा, ए वेक्टर, और इसी वेक्टर का परिमाण निकालेंगे, अर्थात क्या करेंगे, इनका परिमाण निकालेंगे। हम लोग आगे चल करके कैसे निकाला जाता है परिमाण, उसके बारे में हम लोग आगे चल करके बात करेंगे, वो हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। और अब यहाँ पे क्या देखेंगे, इसका अगर हमें वेक्टर निकालना है, परिमाण निकालना है, तो करेंगे क्या, इन्हीं वेक्टर का हम लोग क्या करते हैं, मान रख करके परिमाण निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ए कैप का क्या हो गया, ए कैप आपका यूनिट वेक्टर है अर्थात एकांक सदिश है, इसका सूत्र क्या होता है, वेक्टर अपान मॉड ऑफ वेक्टर। तो वैसे अगर हम लोग एबी वेक्टर की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अगर एबी कैप की बात करें अर्थात एबी का एकांक सदिश, तो एबी का एकांक सदिश क्या हो जाएगा, इसका पहले वेक्टर वाला फॉर्म लिख दे, या वेक्टर वाला फॉर्म यही लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर अपान कितना हो जाएगा, एबी अर्थात ओ ए ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, इसको हम लोग किस में डाल देंगे, परिमाण में डाल देंगे। तो अभी देखो परिमाण में आने के बाद ये एक संख्या बन जाता है, ठीक है ना। तो बताओ इस तरह से हम लोगों ने और क्या सीखा, ये हम लोगों ने सीख लिया कि किस तरह से हम किसी सदिश का क्या निकाल सकते हैं, एकांक सदिश निकाल सकते हैं, ये उसका सूत्र है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा ये इसका वेक्टर फॉर्म है, और इसी वेक्टर फॉर्म का हम लोग क्या करेंगे, परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ये इसका क्या बन जाएगा, ये इसका बन जाएगा यूनिट वेक्टर अर्थात एकांक सदिश। अब हम लोग इस तरह इतने मैथमेटिक्स टूल्स को हम लोग समझ गए, तो अब हम लोग जो आगे बात करेंगे वो होगा हमारे फिजिक्स का डेरिवेशन, जो कि अपना 1 नंबर में 2 नंबर में कभी कभार तो इसका डेरिवेशन ही पूछ लिया जाता है, कि इस तरह से पूछा जाता है कि कूलाम के सदिश रूप का सत्यापन कीजिए, ठीक है ना। अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन अब एनसीईआरटी पैटर्न चल रहा है, इसलिए एनसीईआरटी में ये आपका पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में है, ये आ सकता है पेपर में, लेकिन ये 1 के नंबर पे तो जाहिर सी बात है पूछा जाता है। ये जो अपना वेक्टर फॉर्म है किस लॉ को फॉलो करता है, तो आगे जब हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्राइव करेंगे अर्थात इसका डेरिवेशन जब करेंगे, निगमन करेंगे, तो वहां पे हम लोग देखेंगे ये किस नियम का पालन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप से सत्यापन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सत्य सिद्ध करेंगे। ये जो कूलाम का नियम होता है ये वेक्टर फॉर्म अर्थात सदिश नियम का पालन करता है, ठीक है ना। उसके हम लोग चलेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एक डेरिवेशन का निगमन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डेरिवेशन का निगमन करने से पहले तो हम लोग चित्र को समझें, ठीक है। तो आप हम लोग किनारे पे किस चित्र को समझते हैं, हम लोग चित्र बनाने पे चल रहे हैं। तो होता क्या है, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक इस तरह से निकाय है, ठीक है ना, जो अपना एक है एक्स एक्सिस और दूसरा कौन सा है वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स और वाई, ठीक है।
मान लेते हैं इसका निकाय है O, ठीक। तो मान लेते हैं ये लोग पॉइंट्स हैं, अभी हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था। मान लेते हैं यहां से स्थिति सदिश चीज क्या है, R1 वेक्टर है, ठीक है ना। और यहां से इसकी स्थिति सदिश हम लोग क्या मान सकते हैं, R2 वेक्टर मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, R2 वेक्टर मान सकते हैं। चलो स्थिति सदिश है ना, तो किसके साथ दिखाना पड़ेगा, एरो के साथ, ठीक है ना। इसको भी किसके साथ दिखाना पड़ेगा, एरो के साथ, ठीक है। अब हम लोग इसका भी नाम दे देते हैं, इसका नाम जैसे हम लोगों ने ए भी देखा था वहां भी इसको भी दे लेते हैं। ये पॉइंट्स हम लोग मान लेते हैं कौन सा है, ए है, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट्स हम लोग क्या मान लेते हैं, बी है। तो मानते क्या है, ए के पास कौन सा आवेश होगा, क्योंकि वैद्युत बल का निगमन करने चल रहे हैं हम लोग, तो वैद्युत बल के लिए आवेश हमारे पास होना आवश्यक है। और वो आवेश दो दो होंगे, ठीक है ना। एक तो होगा ए के पास और दूसरा किसके पास होगा, बी के पास, ठीक है ना। तभी इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में वैद्युत बल कार्य करेगा। तो हम लोग मान लेते हैं इसके पास, ए के पास आवेश Q1 है और बी के पास आवेश Q2 है। तो एक बार मान लेते हैं, जब Q1 किसकी तरफ मूव करेगा, Q2 की तरफ, अर्थात जब Q1 Q2 की तरफ होगा, A B की तरफ होगा। और एक बात और हो सकता है, जब B A की तरफ होगा, तो हम लोग इसको भी आगे चल करके देखेंगे। तो पहले देखते क्या है, जब Q1 Q2 की तरफ बल लगाएगा, ठीक है ना। जब Q1 वाला आवेश Q2 की तरफ बल लगाएगा वाले को, तो याद रखना उस समय हमारे पास बल कौन सा होगा, 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, तो मान लेंगे हमारे पास बल कौन सा होगा, मान लेते बल कौन सा होगा, F12। कौन सा बल होगा, F12, ठीक है ना। आज चलो हम लोगों ने देखा, जब Q1 Q2 की तरफ बल लगाएगा तो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे बल F12। और यहाँ पे इसकी दूरी क्या होने वाली है, इसके बारे में अगर हम लोग दूरी की बात करें, ये दूरी R1 से किसकी तरफ जा रहा है, R2 की, R1 से हम लोग किसकी तरफ जा रहे हैं, R2 की तरफ। तो इधर हमारी दूरी हो जाएगी R12 वेक्टर, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात कर लें इस तरफ, तो इस तरफ हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है ना। जब हम लोग क्या करेंगे, Q1 अर्थात Q2 से Q1 की तरफ जाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। Q1 से Q2 की तरफ जाने का जब प्रयास करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बल कौन सा होगा, F21 वेक्टर। कौन सा बल होगा, F21 वेक्टर। और यहाँ पे मान लेते हैं दूरी क्या हो जाएगी, R21 वेक्टर, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक बार अगर थोड़ी सी अगर ध्यान से अगर देखें, ठीक है ना, तो हमारे पास देखो बल भी हो गया, स्थिति सदिश भी हो गई, दूरी भी मिल गए, सारी चीज हमारे पास है, ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे क्या, इनको मानेंगे कुछ, इनका एक दो छोटी सी लैंग्वेज है, जितना हम लोगों ने यहाँ पे चित्र बनाया है उसको मानेंगे। बाकी तो हम लोगों को वही वाला प्रोसेस दिख रहा है जो हम लोगों ने भी इसके पहले पढ़ा, ठीक है ना। ये देखो हेड टेल, यहाँ पे देखो हेड हेड, एक बार यहाँ भी हेड हेड बन रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग करेंगे क्या, एक बार पहले Q1 से Q2 की तरफ पढ़ेंगे, और सेम फंडा Q2 से क्या हो जाएगा, Q1 की तरफ, बस क्या अंतर होगा, साइन का अंतर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, इन सब सारी चीजों को जब देखेंगे, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इनको मानते हैं। तो हमारे पास क्या क्या है, मान लेते हैं कोई निकाय वो है जिनकी स्थिति सदिश क्रमशः R1 तथा R2 है, और आरोपित वैद्युत बल F12 तथा F21 है, ठीक है। चलिए एक यहाँ पे थोड़ा सा देखें, तो यहाँ पे इसको हम लोग मान ले 21 12 मान ले, इसको मान ले 21, ठीक है, मान लेते हैं ये 12 ये 21 है। चलिए आगे हम लोग अगर बात करें, तो यहाँ पे F12 है, F21 है, R1 है, R2 है, अर्थात इनके स्थिति सदिश है क्रमशः। तो लैंग्वेज इसका बहुत ही छोटा होगा, तो हम लोग क्या मानेंगे, माना कोई निकाय, माना कोई निकाय वो है जिसके स्थिति सदिश क्रमशः स्थिति सदिश
क्रमशः R1 वेक्टर तथा R2 वेक्टर है एवं आरोपित वैद्युत बल एवं वैद्युत बल F12 वेक्टर तथा F21 वेक्टर है। ठीक है, जब हम लोग Q1 से Q2 की तरफ जाएंगे तो बल कौन सा लगेगा 21, और जब हम लोग क्या करेंगे Q2 से Q1 की तरफ जाएंगे तो बल कौन सा लगेगा 12। जब Q1 से Q2 की तरफ दूरी R12 बल 21 कितना F21, और जब हम लोग Q2 से Q1 की तरफ जाएंगे तो बल कौन सा F12 और दूरी कौन सी R21, अर्थात दोनों का हल्का सा उल्टा होगा। तो ये रहा हम लोगों का छोटा सा लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज तो खत्म हो गया, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसके स्थिति सदिश को निकालते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ओ ए ए बी ओ बी, ठीक है ना। तो देखो ये ए बी, देखो यहाँ पे हेड हेड है, अर्थात ए जब बी की तरफ जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब Q1 Q2 की तरफ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा प्लस, यहाँ भी क्या होगा प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। कब, जब Q1 Q2 जब ए बी की तरफ जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। तो स्थिति सदिश हम लोगों का क्या होने वाला है, वो हो जाएगा कितना, अगर देखो ध्यान से देखना, ओ कितना है आपका ए बी वेक्टर, तो बताओ ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर बराबर होगा, हम लोगों ने अभी इसके पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा कि ओ वी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ये देखो मिल गया जब ये ए बी की तरफ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, सबकी वैल्यू को पुट करते हैं। तो अगर हम लोग ए बी वेक्टर की बात करें तो ए बी वेक्टर की वैल्यू स्थिति सदिश कितनी है, R12 कितनी है, R12 वेक्टर, ठीक है ना। चलिए ए बी की वैल्यू को पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा R12 वेक्टर इक्वल टू, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं ओबी, तो ओबी कितना है ओबी, तो ओबी की वैल्यू कितनी है R2 वेक्टर, ठीक है ना, और ओ ए की वैल्यू कितनी है R1 वेक्टर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है ना। स्थिति सदिश में लिख लें Q1 से Q2 की ओर, ठीक है। ये अगला क्या हो जाएगा, अब देखो हम लोगों ने इसका वेक्टर निकाल लिया, ठीक है। चलिए वेक्टर मिल गया, अब वेक्टर जैसे ही मिलेगा तो हम लोग इसका एक चीज और निकाल सकते हैं, इसकी दिशा, अर्थात जो एकांक सदिश होता है वो दिशा के बारे में बताता है। तो हम लोग ने जब इसका वेक्टर निकाल लिया तो दिशा भी निकाल ले। तो अब बताओ इसका जो एकांक सदिश होगा वो लगभग कितना हो जाएगा, अभी हम लोगों ने पिछले अभी पढ़ा था, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, इसके ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे कैप, जब भी एकांक सदिश की बात करेंगे तो कैप के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब ये R12 कैप हो गया, तो कैप को हम लोग कैसे लिखते हैं, ये वेक्टर वाला फॉर्म, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी वेक्टर वाले फॉर्म का मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण के साथ भाग दे देंगे, तो इसका क्या मिल जाएगा, ये इसका वेक्टर फॉर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखें तो हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। और इसी का परिमाण निकाल लेते हैं, तो परिमाण क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर को हम लोगों ने क्या कर दिया, इसका परिमाण निकाल लिया। ये देखो हम लोगों को क्या मिल गया, जब Q1 से Q2 की ओर जाएंगे तो इसकी स्थिति सदिश, इसकी दिशा कुछ इस तरह से होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से स्थिति सदिश निकालेंगे, लेकिन कब, जब Q2 Q1 की तरफ जाएगा, B A की तरफ जाएगा। तो हम लोग अगर जरा ध्यान से देखें स्थिति सदिश के बारे में फिर से बात करने वाले हैं, तो स्थिति सदिश तो कहां से कहां तक, किसकी दिशा के, Q2 से Q1 की ओर, Q2 से किसकी ओर, Q1 की ओर। और जब Q2 से Q1 की ओर जाएंगे तो याद रखना, तो B किस क्या हो जाएगा, B A किसके बराबर हो जाएगा,
यानी अर्थात ये ए बी ना होकर के बी ए वेक्टर हो जाएगा। और जब भी वेक्टर क्या होता है, बदलता है, उल्टा होता है, तो माइनस साइन साथ लेकर के आता है। तो यहाँ पे बताओ हम लोग क्या लिखेंगे इसको, कितना, बी ए वेक्टर। तो जरा ये बताओ, ये जो बी ए वेक्टर होगा ये ए बी वेक्टर के बराबर होगा, कभी नहीं बराबर होगा। ये क्या हो जाएगी, इनकी दिशा भी बदल जाएगी। तो ए बी वेक्टर कब बराबर होगा बी ए वेक्टर के बी ए वेक्टर के साथ, ठीक है ना। ये तब बराबर होगा जब इसके बगल में क्या लग जाएगा, माइनस। अभी देखो बी ए बी के बराबर नहीं था, लेकिन कब बराबर हुआ, जब इसके साथ क्या आ गया, माइनस साइन आया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, ए बी। तो ए बी के वैल्यू हम लोगों को पता है कितना है, ओ बी माइनस ओ ए। तो यहाँ देखो बाहर माइनस है, तो माइनस का क्या करेंगे, आगे चल करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये ओ ए माइनस कितना हो जाएगा, ओ बी वेक्टर। ओ या आप देखें बी ए वेक्टर बराबर कितना होगा, ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। इसी का जस्ट देखो उल्टा हो गया। तो अब हम लोग चले क्या, इसकी वैल्यू पुट कर लें। तो जब बी ए की तरफ जाएगा तो उस समय आपका स्थिति सदिश क्या होने वाला है, R21 वेक्टर, ठीक है ना। तो बी ए का मान कितना हो गया, R21 वेक्टर इक्वल टू, अब बताओ ओ ए का मान R1 वेक्टर, ठीक है ना। ओबी का मान, ठीक है, ओबी का मान कितना हो जाएगा, ओबी का मान हो जाएगा R2 वेक्टर। चलिए अगर हम लोग एक बार ध्यान से देखें, चाहे तो इसे हम लोग नहीं पलटे तो ही सही है, ठीक है ना। तो बी ए वेक्टर यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख ले, माइनस तो बाहर पहले से ही है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, R2 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यहां देखिए बी ए की वैल्यू कितनी है, बी ए की वैल्यू कितनी है, जब हम लोग बी से किसकी तरफ जाएंगे, ए की तरफ, तो R21 वेक्टर, ठीक है ना। देखो माइनस है तो माइनस को बाहर ही रहने दे। ओबी का मान कितना है, R2, ओ ए का मान कितना है, R1 है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, R12 का स्थिति सदिश अर्थात क्या निकाल लिया, स्थिति सदिश। तो बताओ इसकी दिशा भी निकाल ले, तो दिशा क्या निकालेंगे, दिशा का मतलब है इसका एकांक सदिश। तो ये क्या हो जाएगा, R21 कैप लगा देंगे। और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म क्या है, इसका वेक्टर फॉर्म है माइनस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है, बटे इसका परिमाण। और याद रखना हमेशा जो भी वैल्यू मापांक के अंतर्गत होती है, माड के अंतर्गत होती है, तो माइनस अगर माइनस के साथ है तो वो क्या बन जाता है, प्लस। तो अगर हम लोग इसको क्या करें, माइनस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इस तरह से अगर रखें तो याद रखना इस माइनस क्या, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि माड के अंदर कभी कोई माइनस नहीं रहता, वो क्या हो जाता है, प्लस बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, R21 कैप इक्वल टू माइनस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बटे कितना हो जाएगा, माड में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। चलिए हम लोगों को क्या मिल गया, स्थिति सदिश मिल गई। जब भैया दूरी मिल गई, आवेश है, तो अब हमारे पास लास्ट का पॉइंट क्या है कि बल। और बल निकालना बहुत ही आसान है, Q1 Q2 दूरी। तो F1 हम लोगों ने वैद्युत बल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू Q1 Q2 अपन कितना R स्क्वायर पढ़ा था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक बार Q1 से Q2 की ओर और Q2 से Q1 की ओर वैद्युत बल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, Q1 से Q2 की ओर, ठीक है ना। Q1 के कारण Q2 पर आरोपित वैद्युत बल, क्या लिखेंगे, Q1 के कारण Q1 के कारण Q2 पर आरोपित वैद्युत बल, ठीक है। Q1 के कारण Q2 पर आरोपित वैद्युत बल।
तो हम लोग जानते क्या हो जाएगा, बल कौन सा है, देखो Q1 से Q2 की तरफ बल कौन सा है, F21, तो कितना हो जाएगा F21 वेक्टर इक्वल टू, ठीक है ना, बल तो 1/4πε0, ठीक है, Q1 आवेश कौन सा है Q1, अगला आवेश कौन सा है Q2 अपान आर स्क्वायर, कौन सा आर स्क्वायर, R12 वाला आर स्क्वायर, तो R12 वेक्टर के साथ ये दूरी है का स्क्वायर, और इसकी दिशा क्या होगी, कहने का मतलब है हम लोग तो बल लिख लिए, बल के साथ साथ इसकी दिशा क्या होगी, तो अब कैसे पता चलेगा ये Q1 से Q2 की तरफ जा रहा है, जब हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, इसकी सदिश लिख देंगे, सदिश का क्या हो जाएगा R12 कैप। अब देखो ये इसके दिशा के बारे में बता रहा है, अर्थात 1 से 2 की तरफ, ठीक है ना, Q1 से Q2 की तरफ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे जो हम लोगों ने इसके पहले निकाला हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2, जरा ध्यान से देखिए R12 वेक्टर की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला था R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है, इनटू कैप की वैल्यू कितनी है, तो कैप की वैल्यू हम लोग क्या लिखे थे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और इसका नीचे परिमाण R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है, चलिए F21 वेक्टर, ठीक है, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इसे हम लोगों ने क्या मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमारा अगला जो इक्वेशन है वो कहां से मिलने वाला है, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या देखा कि जब ये Q1 Q2 की तरफ जाएगा तो हम लोगों ने देखा कि वैद्युत बल में क्या मिला, F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इनटू इसके साथ दिशा, इसकी दिशा क्या थी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपान मॉड R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब हम लोग इसी प्रकार से जब क्या होगा Q2 किसकी तरफ जाएगा, किसके ऊपर बल आरोपित करेगा, Q1 की ओर बल आरोपित करेगा, तो उस समय कौन सा बल होगा F1 वेक्टर होगा, और ये जो F1 वेक्टर है इसकी स्थिति सदिश कौन सी होने वाली है, तो इसकी स्थिति सदिश होगी R21 वेक्टर। तो हम लोग ऐसे ही क्या करेंगे इसके वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा Q2 के कारण Q1 पर आरोपित वैद्युत बल, Q1 पर आरोपित वैद्युत बल, ठीक है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें Q2 के कारण Q1 पर आरोपित वैद्युत बल, तो वैद्युत बल क्या होने वाला है F12 वेक्टर, क्या होने वाला है F12 वेक्टर, तो फार्मूला क्या होगा 1/4πε0, ठीक है, ε0 आवेश वही है Q1 Q2, अब दूरी कौन सी है, अर्थात इसकी स्थिति सदिश क्या है, इसकी स्थिति सदिश जब Q2 से Q1 की ओर जाएंगे तो R21 वेक्टर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R21 वेक्टर का स्क्वायर, और इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा है कौन सा कैप हो जाएगा, यहाँ पे था आपका R12 कैप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसकी जब Q2 से Q1 की तरफ, तो R कितना 1 R21 कैप, R21 कैप। अब कैप की वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है ना, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी F1 F2 F12 वेक्टर इक्वल टू, यही देख लेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपान इसकी वैल्यू है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, लेकिन माइनस के साथ, तो आपको पता है जब इसकी वैल्यू माइनस में है
तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाता है प्लस। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया इसका होल स्क्वायर कर दिया, तो ये जो माइनस पहले था वो प्लस बन चुका है, ठीक है ना। स्क्वायर में वैल्यू क्या होती है प्लस हो जाती है। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे इनटू इसके कैप की वैल्यू कितनी है, इसके कैप की वैल्यू है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। कैसे माइनस के साथ, ठीक है, अपॉन, और इसी का परिमाण क्या था R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये माइनस मल्टीप्लाई में है, इसको पूरी तरह से क्या कर दें बाहर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो माइनस को एकदम पूरा लास्ट वाले पॉइंट पे लेके आ जाओ, ठीक है ना, एकदम फर्स्ट वाले पॉइंट पे। तो क्या करेंगे माइनस को बाहर निकालते हैं तो माइनस, ठीक है। अब करते क्या है बाकी सारी चीजों को ब्रैकेट में कर देते हैं, तो ब्रैकेट में होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर इनटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। नीचे इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा परिमाण हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। अगर ध्यान से अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को ये क्या दिख रहा है, यही आप ध्यान से देखें तो वैल्यू F21 की वैल्यू पढ़ो, F21 की वैल्यू कितने है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, इनटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपान R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर परिमाण में। तो वही सेम वैल्यू यहाँ पे दिख रही है। तो ये बताओ इन सब वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन सारी वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं F21। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं माइनस तो पहले से ही बाहर है, तो यहाँ पे क्या इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी F21 वेक्टर, और इधर क्या है अपना F12 वेक्टर। ये देखो जो हम लोगों को लाना चाहिए था वो मिल गया, अर्थात F12 बराबर कितना माइनस F21। ये देखो ये दोनों क्या है एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल आरोपित कर रहे हैं, लेकिन कैसे इनकी जो मैग्नेट अर्थात इनके पास जो बल है दोनों के पास बराबर बल है, बस इनके बीच में अंतर क्या है ये बस एक दूसरे के विपरीत बल आरोपित कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्लास 11th में मैकेनिक्स के पार्ट में हम लोगों ने न्यूटन का नियम पढ़ा था। न्यूटन का एक नियम था जिसको हम लोग जानते थे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो वहां पे हम लोग क्या देखते थे कि दो पार्टिकल्स क्या करते थे जब एक दूसरे के ऊपर बल आरोपित करते थे, ठीक है ना, दोनों की बल क्या थी बराबर हुआ करती थी, ठीक है ना। और ये क्या करते थे जब ये बल आरोपित करते थे ये एक दूसरे को विपरीत दिशा में अर्थात क्रिया के बाद तुरंत उतना ही बल विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल कार्य करता था। तो वैसे हम लोगों को यहाँ देखने को क्या मिल रहा है जितना बल अपना F12 लगाएगा उतना ही बल F21 लगाएगा। अंतर बस केवल इस चीज का है कि ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे के विपरीत। अगर ये सदिश ना होकर ये अदिश होते तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं होता। माइनस आने से ये सिद्ध हो गया ये बल कैसे हैं सदिश हैं, क्योंकि अगर माइनस नहीं होता तो ये क्या होता ये अदिश के कैटेगरी में डाला जाता, क्योंकि जो सदिश होता है वो दिशा पे निर्भर करता है। अगर ये एक दूसरे की क्या होते हैं विपरीत दिशा में होते हैं तो क्या होते हैं ये जो है घट जाते हैं अर्थात माइनस साइन के साथ आते हैं। ये जो हम लोगों को यहाँ पे ये बल जो मिला है F12 बराबर माइनस F21 ये न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा दोनों बल बराबर आरोपित हो रहे हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। तो ऐसा हमें केवल एक ही जगह देखने को मिला था, वो कहाँ पे न्यूटन के नियम में। और न्यूटन का वो कौन सा नियम था न्यूटन का तीसरा, उस नियम को हम लोग जानते किस नियम से थे क्रिया का नियम। तो अब अगर हम लोगों से कोई एक नंबर में ज्यादातर आता है ये पूछ लेता है कि न्यूटन या कूलाम का जो सदिश रूप से सत्यापन है ये किस नियम का पालन करता है या न्यूटन के किस नियम का पालन करता है, उसमें प्रथम दिया रहेगा द्वितीय दिया रहेगा तृतीय दिया रहेगा। तो याद रखना ये कौन से नियम का पालन करता है ये न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है जिसे हम लोग जानते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। तो अब आप लोग इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं इसके बाद नोट में क्या लिख सकते हैं कि जो न्यूटन का नियम या कूलाम का जो नियम है ये क्या करता है न्यूटन के
तृतीय नियम का पालन करता है, अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, नोट के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग नोट को लिख लेना। अब ये नोट है इसी नियम का, तो ये क्या हो जाएगा, कूलाम कूलाम का नियम, कूलाम का नियम का सदिश, कूलाम का नियम का सदिश रूप से सत्यापन करने पर कूलाम का नियम का सदिश रूप से सत्यापन करने पर यह न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब हम लोग आगे की बात अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।